नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के अंदर, बंगाल में जो बवाल हो रहा है, बंगाल के बवाल में फंस गए हैं मोदी और शाह 100 सीट की लूट में। सीसीटीवी फुटेज दिखाने की अब मांग निकल पड़ी है। अब यह मांग हो रही है कि भाई सीसीटीवी का फुटेज दिखाइए, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर जो आरोप लग रहा है और जो कहीं ना कहीं सत्य पता चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये जो पैटर्न चला है, अगर आप दर्शकों को मैं बताऊं तो चुनाव आयोग ने बहुत ही कलाकारी से शुरू से ही पश्चिम बंगाल के अंदर जो ऐतिहासिक 93.19% का वोट प्रतिशत गया, या 95%, 93.19 का उसने ऐलान किया था और बाद में उसने वोट प्रतिशत की ने बताया 95% मान की गई है। बहुत ऐतिहासिक था, आज तक देश के अंदर इतना वोट किसी भी राज्य में नहीं हुआ। इसमें चुनाव आयोग ने बड़ी सतर्कता और बड़ी गहराई से, चालबाजी से, शुरू से ही दोनों चरणों में, पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान के अंदर, स्टार्टिंग सुबह 9 बजे से जब वोट प्रतिशत जारी करता है, उसी वक्त से उसने 10.5% के फासले को रखा, उसमें बढ़ाने का। जो भारतीय जनता पार्टी 70-80 सीटें ला सकती थी ज्यादा से ज्यादा, उस भारतीय जनता पार्टी को 206 सीटों तक पहुंचा दिया। 206 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा दिया, और जो 200 के पार जा रही थी उसे 80 सीटों पर ला करके समेट दिया, चतुराई से। अब ऐसे में भी जा करके आखिरी में 4.5% का वोट प्रतिशत का फासला रहा भाजपा और टीएमसी के बीच। ऐसे में टीएमसी को जो टोटल वोट मिले वह बड़ी महत्वपूर्ण था कि टीएमसी को 2,60,13,379 वोट मिले और वोट प्रतिशत 40.80%। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कुल मतदान 45.84% होता है और 2,92,24,167 वोट हासिल करती है भारतीय जनता पार्टी। अब दोनों के अंदर बीच शेयर का जो वोट प्रतिशत का फासला रहता है वह 5.4% का हो जाता है। यह फासला वोट में 32,10,788 वोट का होता है और 34 लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया। ध्यान दीजिए कि 32,10,788 वोट का फासला होता है दोनों पार्टियों में टोटल में, और 34 लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर 100 सीट की धांधली हुई है। ईवीएम बदल दिए गए हैं काउंटिंग के वक्त, और इसके लिए आप दर्शकों ने भी देखा, जब मैं उस दिन लाइव था तो आप दर्शकों को बता रहा था 12 12:30 बजे से 5:30 बजे तक चुनाव आयोग के स्कोर बोर्ड पर कुछ भी मेंटेन नहीं किया जा रहा था। काउंटिंग बहुत स्लो कर दी गई थी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की खबरें आने लगी थी। अब ऐसे में टीएमसी के कार्यकर्ताओं को और एजेंटों को काउंटिंग सेंटर के अंदर से मार के भगा दिया गया। कई जगह फार्म 17C पहले ले लिया गया और ईवीएम मशीन की सीरियल नंबर जो है वह सीरियल नंबर मेल नहीं खाए फार्म 17C से 100 सीटों पर, 100 सीट पर, 100 सीट पर, और बदलकर ईवीएम बदल करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया गया और काउंटिंग में भारी हेरफेर हुई। अब अभिषेक बनर्जी ने यह कहा कि 100 सीटों का सीसीटीवी फुटेज 12 बजे से लेकर शाम 5:30 तक का चुनाव आयोग रिलीज करे। अगर नहीं हुआ है तो मैं अपनी हार मानता हूं, अन्यथा मैं चुनाव जीता हुआ हूं। और ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बिल्कुल इस्तीफा नहीं दूंगी,
मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और राजभवन जाने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। अब ऐसे में जब इस्तीफा दे देंगे, अब इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट होकर के ममता बनर्जी के साथ खड़ा हो गया है, जो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। अब ऐसे में ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग से दिखाने की मांग की जाएगी कि यह 100 सीटें जो लूटी गई हैं इनके दिखाए जाए, और जिस ईवीएम मशीन के सीरियल नंबर का जिक्र करते हुए अभिषेक बनर्जी ने आखिरी नंबर 27 का जिक्र किया कि प्रमाणित है कि इस ईवीएम को बदल दिया गया था, ये नंबर मैच ही नहीं हुआ, और ऐसे 100 सीटों पर हुआ है, एक बूथ का नहीं 100 सीटों में जितने बूथ थे सब पर हुआ है। और खुद जो शुभेंदु अधिकारी हैं वह खुद भी ऐसे ही जीते, नहीं तो 20,000 वोटों से आगे चल रही ममता बनर्जी को हराने का सवाल ही नहीं था। अब ऐसे में चुनाव आयोग और मोदी शाह की जोड़ी फंस गई है। इंडिया गठबंधन जो टूट फूट हो गया था, फूट पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मोदी मलाई मार रहे थे और शाह भड़क रहे थे, वह इंडिया गठबंधन एक हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के अंदर इसीलिए उपद्रव मचाई है और आगजनी की है। 500-600 टीएमसी के दफ्तरों को जला दी है। अभिषेक बनर्जी ने भी बयान दिया कि 500 से 600 दफ्तर जलाए गए हैं पूरे पश्चिम बंगाल में, और तोड़फोड़ और मारपीट जो कर रही है कि किसी का ध्यान इस पर न जाए, उसी में उलझ जाए, लेकिन दांव उल्टा पड़े। यह कर कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग भाजपा का झंडा लेके जय श्री राम का नारा लगा करके उत्पात मचा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब संकट, और पूरे देश में एक बड़े जन आंदोलन, हर पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरेगी, क्योंकि इस चुनाव का अब कोई मतलब नहीं है। जिस चुनाव में निष्पक्षता ही नहीं है, एक तरफा चुनाव आयोग करा रहा है, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है, तो उसमें जब धांधली किया जा रहा है तो उससे अलग यही एक समाधान है, और सुप्रीम कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग भी होगी। अब नंबर 2 पॉइंट्स की तमिलनाडु में विजय थलपति को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है। अब तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों की बहुमत की जरूरत होती है। चुनाव में टीबीके जो विजय थलपति की पार्टी है, टीबीके, बहुमत उसके पास बहुमत नहीं है, 108 सीट जीती है उसने, और अब 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने भी उन्हें अपना समर्थन दे दिया है। इन दोनों पार्टियों को मिलाकर के कुल आंकड़ा 113 हो रहा है, पहुंचता है। इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ कांग्रेस के समर्थन भर से टीबीके पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकती। बहुमत के जादुई आंकड़े 118 तक पहुंचने के लिए टीबीके को अभी भी कम से कम 5 विधायकों की जरूरत है, जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस को दी गई है कि और कांग्रेस को इसे इकट्ठा करना है। लेकिन विजय थलपति ने एक इतिहास रचा और राजनीतिक नजरिए को बदला है, और युवाओं की सरकार आई है, युवा की सरकार तमिलनाडु में आई है, और यह युवा की सरकार नरेंद्र मोदी के लिए घातक हो सकती है, जो कांग्रेस के नेतृत्व में बनने जा रही है, कांग्रेस के सहयोग से बनने जा रही है। नेतृत्व मत कहिए, सहयोग कहते हैं कि कांग्रेस के सहयोग से बनने जा रही है। और विजय थलपति इच्छुक भी थे कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो, पहले भी चुनाव के पहले भी करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस का डीएमके के साथ गठबंधन था, वह गठबंधन छोड़ नहीं सकती थी। अब डीएमके चुनाव हार गई है, तो और स्टालिन ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, इस्तीफा दे दिया है, तो अब विजय थलपति गए और राज्यपाल से मिले हैं और सरकार बनाने का दावा पेश किया है, और अब जल्द ही विजय थलपति सीएम का शपथ भी लेंगे कांग्रेस की मदद से। लेकिन केरल में कांग्रेस के सीएम पर हो गया फैसला, 4 राज्यों में अब कांग्रेस की सरकार बन गई है। अब केरल में कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस गठबंधन चुनाव जीता है, अच्छे तरीके से जीता है। कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस का
चयन हो गया है। अभी तक ऐलान चेहरे का नहीं हुआ है, लेकिन फैसला हो गया है। कोई दिक्कत किसी तरह की केरल में नहीं आई जो कर्नाटक में आई थी। जैसे तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को सर्वसम्मति से चुन लिया गया था, वैसे ही केरल के अंदर भी सर्वसम्मति से चुनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद कांग्रेस अब 4 राज्यों में सरकार हो गई और केरल के अंदर, हिमाचल के अंदर, कर्नाटक के अंदर और तेलंगाना के अंदर, और इंडिया गठबंधन की कांग्रेस के साथ सहयोग में तमिलनाडु में सरकार बन रही है। अब ऐसे में कांग्रेस को एक मजबूती साउथ से बहुत अच्छी खासी मिलेगी विजय के साथ जाने से, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अब इंडिया गठबंधन की तैयारी देख करके मोदी शाह की नींद उड़ गई। 234 सांसदों ने की आवाज को बुलंद है। इंडिया गठबंधन के पास 234 सांसद हैं और 234 सांसदों की आवाज बुलंद हो रही है इस वक्त, और सड़कों पर उतरने की एक बड़ी तैयारी की जा रही है। इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को सबसे पहले फोन किया, सोनिया गांधी ने फोन किया, उसके बाद हर किसी का फोन आया। लेकिन जो कांग्रेस के या किसी और गठबंधन के दलों के लोग खुशी मना रहे थे राहुल गांधी के ट्वीट के बाद, वह सब कुछ समाप्त हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि टीएमसी के हार पर खुशी मनाने का वक्त नहीं है, और जो खुशी मना रहे हैं वह खुशी मनाना बंद करें और यह समझे कि इस देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा। ममता बनर्जी से 100 सीटें चुराई गई हैं और असम से भी 100 सीटें चुराई गई हैं। यह वोट चोरी नहीं, यह देश के लोकतंत्र की चोरी है और देश के लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर है। यह बात राहुल गांधी ने करके ममता बनर्जी के हौसले को बुलंद कर दिया और लगातार 2-3 ट्वीट किया उन्होंने। लेकिन ममता बनर्जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और इंडिया गठबंधन मेरे साथ है और मैं इंडिया गठबंधन की हिस्सा हूं। और सोनिया गांधी ने फोन किया, राहुल गांधी ने फोन किया, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, सबने फोन किया। सबका नाम लेकर के यह बात ममता बनर्जी ने कहा और कहा कि मैं जल्द दिल्ली भी जाऊंगी। दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन का दफ्तर बनाने का और इंडिया गठबंधन का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम और इंडिया गठबंधन के प्रवक्ताओं की नियुक्ति की बात चल रही है, जो बनते ही भारतीय जनता पार्टी के लिए नई संकट उत्पन्न हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी संकटों में गिर जाएगी। अब पश्चिम बंगाल के अंदर फिर से चुनाव होगा, यह एक अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है। और सीसीटीवी फुटेज अगर नहीं दिखाता है चुनाव आयोग और न्यायपालिका भी इसे अगर खींचता है, नहीं इस पर संज्ञान लेता है, और न्यायपालिका में जाने के बाद ऐसा नहीं कि घर में बैठने का प्लान इंडिया गठबंधन का है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सड़क पर उतरेगा, सड़क की लड़ाई लड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर भी बनाएगा कि चुनाव आयोग द्वारा 100 सीटों पर सीसीटीवी फुटेज को जारी किया जाए और पूरा देश उसे लाइव देखे कि किस तरह से ईवीएम मशीन को हेर फेर चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है। ऐसा अगर होता है तो बड़ी महत्वपूर्ण है। 234 सांसद है एक साथ इंडिया गठबंधन की आवाज, उनके कार्यकर्ता, पार्टियां जब सड़कों पर उतरेगी, वह भयावह तस्वीर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बहुत घातक होगा और चुनाव आयोग के लिए घातक हो सकता है, न्यायपालिका के लिए भी घातक हो सकता है। न्यायपालिका को फैसला देना पड़ेगा और चुनाव आयोग को सीसीटीवी फुटेज जारी करने पड़ेंगे। सीसीटीवी इसीलिए लगाए जाते हैं कि अगर कोई संशय हो, कोई बात उठे तो उसे दिखा करके प्रमाणित किया जा सकता है कि गलत हुआ है या सही हुआ है। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के मोहरे बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की दलाली में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, वह सीसीटीवी फुटेज दिखाने से इनकार करते रहते हैं। लेकिन अगर यही भारतीय जनता पार्टी अभी कह दे कि तमिलनाडु का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, तो चुनाव आयोग एक झटके में सीसीटीवी फुटेज दिखा देगा, लाइव कर देगा सभी टीवी चैनलों पर। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग सन्न मारा जाता है और सुनता तक नहीं है विपक्ष का। अब न्यायपालिका से भी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन न्यायपालिका में जाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने अपने 234 सांसदों, कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा
सड़क पर उतरने का जो फैसला लिया है, इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए नई संकट उत्पन्न हो गई है। जो वोट चोरी के मुद्दे पूरे देश में जब फैलेंगे, गांव-गांव तक फैलेंगे, नरेंद्र मोदी का जुमला नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी ने कहीं न कहीं महिला आरक्षण के पीछे छिप करके और धोखे से देश को धोखा दे रहे थे, देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, देशद्रोह कर रहे थे। वह खुल करके सामने आ गया कि इसलिए आड़ पर छुप रहे थे क्योंकि वोट चोरी इन्हें करनी थी और एक नेगेटिव तय करना था। और चुनाव आयोग ने काउंटिंग के दिन भारतीय जनता पार्टी के बढ़त को स्कोर बोर्ड पर रोक करके 4.5 घंटा और फिर ईवीएम बदल करके जो उसे जीत में तब्दील कर दिया, यह एक बहुत बड़ा सवाल जिसका राज सीसीटीवी कैमरे में छिपा हुआ है। अब ऐसे में नीतीश हो गए खत्म। नीतीश को पूरी तरह से तोड़ने का प्रयास जारी हो चुका है। बिहार के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि निशांत कुमार के लिए भी मंत्री पद उसमें रखा गया है, लेकिन निशांत कुमार जो डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिए, क्या मंत्री पद वह लेंगे? अगर लेंगे तो जो निशांत कुमार कह रहे थे कि मैं वैसी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता का अपमान किया है, तो क्या उसी सरकार में मंत्री बनेंगे? ललन सिंह और संजय झा पटना पहुंच चुके हैं मोदी की पर्ची लेकर के। अब कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कुछ ही दिन पहले कि हम किसी भी तरह का भाजपा से समझौता नहीं करेंगे और बिहार के लोगों को भाजपा से डरने की जरूरत नहीं है। अब जब इस तरह का बात किए थी जेडीयू ने, तो क्या वह समझौता करेगी? अब मंत्री पद में जिस तरह से गृह मंत्रालय और स्पीकर की कुर्सी जेडीयू ने मांगी है, अब भाजपा दे रही है या नहीं दे रही है? ललन सिंह संजय झा उसको लेके गए हैं या पूरी तरह से नीतीश को खत्म कर दिया गया है? अब यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसदों का है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब नीतीश खत्म होने के बाद चंद्रबाबू नायडू, और चंद्रबाबू नायडू को दोहरी मार पड़ने वाली है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी निपटा सकती है, तो चंद्रबाबू नायडू को भी आंध्र प्रदेश में निपटा सकती है। इसके लिए चंद्रबाबू नायडू को अपने 18 सांसदों को टूटने से और अपनी पार्टी को टूटने से, अपनी राजनीति खत्म होने से अगर बचना है, तो चंद्रबाबू नायडू को 18 सांसदों के साथ मोदी सरकार का साथ छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और इंडिया गठबंधन जिस तरह से सड़कों पर आने की कर रहा है, एनडीए के अंदर भी आने वाले वक्त में दरार पड़ सकता है जब माहौल बिगड़ेगा और जब इंडिया गठबंधन सड़कों पर उतरेगा। अब वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के बहन को और वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को और तेलंगाना के अंदर के कविता को भी इंडिया गठबंधन में लाने की कवायद चल रही है और विजय थलपति को कांग्रेस को जिम्मेदारी मिली है इंडिया गठबंधन में शामिल करने। यानी कि पूरे देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण हर जगह सड़कों पर उतरने का जो इंडिया गठबंधन का यह एक नया शुरू हुआ है, अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी संकट खड़ी हो जाएगी, जो आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी को झेल पाना मुश्किल होगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों की क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफटी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफटी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।